सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार। हमारे बीच में श्री लक्ष्मी नारायण महाराज जी और श्री हरि जी उपस्थित हैं, उनको मेरा नमस्कार। हम सब वकील हैं और संविधान की पुस्तक ऐसी है जो हम शायद जब से हम लॉ स्कूल कॉलेज ज्वाइन किए तब से हम सब ने संविधान सबने पढ़ा है, हम सबके सिलेबस में पार्ट ऑफ था। पर मुझे खुद पर्सनली 21 साल हो गए कोर्टों में प्रैक्टिस करते हुए। संविधान में कोई चित्र हैं और कोई चित्र हैं तो क्यों हैं, इस बात को जानने में मुझे खुद 16 साल लग गए। अधिवक्ता परिषद के कार्यक्रम में मुझे पहली बार पता चला कि संविधान के मूल प्रति में चित्र भी हैं और उनको आज भी बड़े वो हीलियम गैस में प्रिजर्व करके रखे हुए हैं। जब हम उन चित्रों को देखते हैं, और शायद हम में से बहुत ऐसे लोग होंगे, सारे चित्र तो शायद आज मैं भी पहली बार सारे चित्र देखूंगा, कुछ मैंने जरूर देखे हैं। तो जब उन चित्रों को देखते हैं तो उन चित्रों को क्यों लाया गया संविधान में, जब हम संविधान की प्रस्तावना, जब इसकी मूल प्रति जब अपनी कंप्लीशन पे थी, तब ये प्रस्तावना आई थी कि इसके साथ चित्र भी बनाए जाए। और इसके लिए नंदलाल बोस जो शांति निकेतन में थे, उनको ये काम दिया गया कि वो इन चित्रों को हर चैप्टर के साथ इन चित्रों को लगाएं। उन चित्रों को लगाने के पीछे बड़ी सारी बातें थी जो आज सौभाग्य से हमारे साथ लक्ष्मी नारायण जी हैं, जिन्होंने इस पर एक पुस्तक भी लिखी है। उनकी पुस्तक यहाँ बाहर रखी हुई है। जो लोग भी इसमें हैं, प्लीज़ मैं चाहूँगा कि वो लोग ये पुस्तक लें, ये अपने आप में एक देखने लायक चीज़ है। तो इनकी चित्रों के पीछे क्या भाव थे, क्यों वो संविधान में लाए गए, इन चीज़ों को एक बार हमें शायद फिर से स्कूल के दिनों की याद आई कि फिर से इन्हें देखने की आवश्यकता है। और संविधान दिवस हमारा 26 नवंबर को इस दृष्टि से इस कार्यक्रम की रचना की गई कि हम सब लोग एक बार उन चित्रों को देखें और समझें कि संविधान निर्माताओं का क्या भाव रहा होगा जब ये चित्र उन चैप्टर्स के साथ लगाए गए। बस इतनी सी बात हम सब की एक अवेयरनेस की बात है। हम सब इसको देखें, विचार करें, पढ़ें और आगे इस विषय को आगे अपने एडवोकेट्स भाइयों में, जन समुदाय में लेके जाएं। इसी दृष्टि से इस कार्यक्रम की रचना हुई थी। बहुत बहुत सबका धन्यवाद। आज हमारे मध्य जो इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य वक्ता हैं श्रीमान माननीय लक्ष्मी नारायण भाला जी, जिनको लक्कीदा के नाम से जो प्रख्यात हैं, और राष्ट्रीय सह संयोजक हिंदू आध्यात्मिक सेवा प्रतिष्ठान जिसको मेले के नाम से जाना जाता है, उनके न्यासी हैं। राष्ट्रीय पत्रकारिता कल्याण न्यास के आप उपाध्यक्ष हैं। मेरे समर्थ भारत केंद्रीय कार्यकारिणी के आप सदस्य हैं और स्वदेशी जागरण मंच के निदेशक हैं। ANS अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल न्यूज़ संस्थान के आप संरक्षक हैं। चाणक्य वार्ता पाक्षिक और जानवी मासिक के आप संरक्षक हैं। आप संघ के केंद्रीय सेवा विभाग तथा प्रस्ताव टोली के सदस्य भी हैं। आपका जन्म चिखली में हुआ था। आपकी शिक्षा नागपुर विश्वविद्यालय से वाणिज्यिक स्नातक के नाते हुई है। हिंदी विशारद और चित्रकला में आपको सर्टिफिकेट प्राप्त है। आप प्रचारक रहे हैं 1968 से। प्रथम के 7 वर्ष आपने संघ के सीधे शाखा क्षेत्र में कार्य किया है। ये कार्य मालदा, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग और सिक्किम में आपने किया। आपातकाल के समय आप अनिमेश गुप्त के नाम से, एक छद्म नाम से भूमिगत होकर कार्य करते रहे। 1976 से 1985 तक विद्यार्थी परिषद के आप क्षेत्रीय संगठन मंत्री पूर्वोत्तर तथा उत्तर क्षेत्र के रहे। असम तथा उड़ीसा के छात्र आंदोलन में आपकी सहभागिता रही। भारत मेरा घर तथा अंतर्राज्यीय छात्र जीवन दर्शन में आप सहभाग रहे। 2 मास नागपुर में विशेष प्रकल्प का आपने 2 मास के नागपुर में विशेष प्रकल्प का आयोजन किया। 1986 से 2011 तक विद्या भारती के असम प्रांत में आप राष्ट्रीय सह मंत्री तथा इसके अलावा विद्या भारती में विभिन्न दायित्वों पर रहे। 2011 से 15 तक हिंदुस्तान समाचार पत्र और केंद्रीय प्रभारी रहे। भोपाल में 2016 से 18 तक
आपके कीर्ति रूप संघ दर्शन, जो अधिकतर हम में से संशोधकों ने पढ़ी है, उसके लेखन कार्य से जुड़े रहे। अगस्त 2018 से आप वर्तमान के दायित्व में हिंदू आध्यात्मिक सेवा में हैं और आज आपका मार्गदर्शन हमें जो नई चीज़ हम सबकी जानकारी में आई है, जैसा कि जीवेश जी ने हम सबको बताया, हम सब ने ये पुस्तक कुछ ही 1 वर्ष पूर्व 2 वर्ष पूर्व हम सबके सामने आई थी। उस पर भी आपका बहुत बड़ा अध्ययन है, आपने स्वयं भी उस पर एक पुस्तक लिखी है। आज आपका हम सबको मार्गदर्शन प्राप्त है। यहाँ उपस्थित सभी महानुभावों को नमस्कार और ऑनलाइन जो मुझे सुन रहे हैं उनको भी नमस्कार करता हूँ। विषय क्या है ये बताई दिया गया है और उस विषय की व्याख्या करते हुए जो पुस्तक आज से 2 वर्ष पूर्व मैंने लिखी थी, हमारा संविधान भाव एवं रेखांकन, इसकी प्रेरणा ऐसे मिली कि हिंदुस्तान समाचार में काम करते समय, हिंदुस्तान समाचार एक न्यूज़ एजेंसी है जो भारत की 12-13 भाषाओं में पूरे देश भर के अखबारों को और टीवी रेडियो को खबरें देती है। तो उसका राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते दिल्ली मेरा केंद्र था। उस समय हमारे जो प्रबंधक थे वो एक मोटी सी किताब लेकर आए और मुझे उन्होंने भेंट के रूप में दी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि इतनी मोटी पुस्तक कौन पढ़ता है। तो जब पलट कर देखा तो ध्यान में आया कि हस्तलिखित अंग्रेजी में अपना जो भारत का संविधान है उसकी वो प्रति थी। मैं तो एकदम अभिभूत हो गया कि ऐसा कभी देखा नहीं था, पता भी नहीं था। जब उसके पन्ने पलट कर देखने लगा तो हर पन्ना सजाया हुआ है और कुछ पन्नों पर चित्र है। तो चित्र किन पन्नों पर है, जब गौर से देखा तो ध्यान में आया कि संविधान के जो 22 भाग हैं, हर भाग के पहले पृष्ठ पर चित्र बना हुआ है और उसको अच्छी तरह से बाउंड्री से सजाया भी गया है। तो फिर उसकी पूरी खोजबीन मैंने आरंभ की कि ये कैसे हुआ, किसने लिखा, क्या किया, तो संविधान बना कैसे, इस पूरे इसमें जरा खोजबीन करने की एक इच्छा जगी। और उस खोज में मैंने ये पाया कि 1773 में जब अंग्रेजों ने कलकत्ते में अपनी राजधानी बनाई प्लासी के युद्ध के बाद, तो उस समय उन्होंने राज तो वहां से शुरू कर दिया। पूरे देश पर राज नहीं था उस समय, केवल कलकत्ता प्रेसिडेंसी ये उनकी जिम्मे थी। लेकिन इसका प्रशासन कैसे करें, इसकी जानकारी उनको इंग्लैंड से मिलती थी। तो पहला इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ये उनके पास इंग्लैंड से भेजा गया और उन्होंने उसके आधार पर यहाँ राज शुरू किया। कानून का राज, इस प्रकार से उनकी राज की व्याख्या थी। फिर मैंने जानकारी ली कि इंग्लैंड में इसका कोई संविधान है क्या, तो ध्यान में आया कि इंग्लैंड में एक अक्षर का भी कोई संविधान नहीं है। वो कानून पारित करते हैं, उस कानून के आधार पर राज करते हैं। तो वही परंपरा उन्होंने यहाँ भी शुरू की और 2-4-5 वर्षों बाद यहाँ के अनुभव के आधार पर जब यहाँ से कोई बात जाती थी कि ये भी एक समस्या आ रही है, ये समस्या आ रही है, तो वहाँ से फिर एक रेगुलेटिंग एक्ट या उसके लिए सपोर्टिंग कोई एक्ट ऐसे बनकर आता था और उसके आधार पर यहाँ राज चलते रहता था। 1919 तक ये सिलसिला चलता रहा। लेकिन इस बीच 1912 में कलकत्ते से राजधानी को शिफ्ट करके दिल्ली लाया जाए, ये स्थिति बन गई थी, क्योंकि बंगभंग आंदोलन जो है उसमें अंग्रेजों की हार हो चुकी थी। उनको अपना निर्णय वापस लेना पड़ा था और इसलिए उन्होंने तय किया कि अब कलकत्ते में राजधानी रखकर हम इज्जत के साथ राज नहीं कर पाएंगे और इसलिए यहाँ से राजधानी हटानी है। तो राजधानी हटाने की प्रक्रिया जब चल रही थी, उसी समय 1919 में आखिरी इंडिया रेगुलेटिंग एक्ट के जैसे ही एक एक्ट ये बनकर आया और 1935 में उन्होंने तय किया कि अब ये जितने भी एक्ट हमारे पास बने हुए हैं, इकट्ठे हुए हैं, इसका जो पुलिंदा है, इसको संविधान का रूप दिया जाए। क्योंकि इस समय दुनिया में कई देशों में 20-25 देशों में संविधान, लिखित संविधान जो है, इसकी परंपरा शुरू हो चुकी थी। तो वैसा ही लिखित पर संविधान ये भारत में भी हम शुरू करें, ये विचार करके उन्होंने 1935 में BN राव इनके जिम्मे ये काम दिया कि ये जो संविधान की अब तक जो नियम बनाए हमने, जिन नियमों के आधार पर हम राज कर रहे हैं, इसको एक संविधान का रूप दीजिए। BN राव ने देश विदेश में कई जगह जाकर संविधान का अध्ययन किया और उसके आधार पर एक संविधान बनाकर उनको सौंप दिया। अंग्रेजों की तो यही इच्छा थी कि अब हम यहाँ आजीवन राज करेंगे,
कहा भी जाता था कि इनके राज्य से कोई सूरज ढलता नहीं है, चारों ओर इनका राज्य है। तो वही उनकी आकांक्षा थी, वही अपेक्षा थी। लेकिन 1935 के बाद, विशेषकर 1939 में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, उस समय से उनकी हालत थोड़ी खस्ता हुई। इंग्लैंड कई तरह से परेशान होता रहा और 1944 होते होते जब महायुद्ध विश्व युद्ध समाप्त हुआ, उस समय तक इंग्लैंड की हालत बहुत खराब हो चुकी थी। तो उन्होंने तय किया कि अब जहां जहां भी हम राज कर रहे हैं वो छोड़ते रहेंगे और अपना इंग्लैंड को संभालें। तो इंग्लैंड को संभालने के लिए उनको एक एक राज्य छोड़ना ही था। तो भारत को भी छोड़ना ही चाहते थे, लेकिन बड़े शातिर है, तो उन्होंने ये सोचा कि छोड़ने से पहले हम इनको संविधान के दायरे में बांध देंगे और हमारा बना हुआ संविधान जो है उसी के आधार पर काम करे, और फिर हमारा जो भी एक प्रकार से सत्ता का हस्तांतरण है उसको आगे चलकर अभी कभी मौका मिले तो फिर देख लेंगे। ऐसा सोचकर उन्होंने संविधान बनाने का काम संविधान समिति को सौंपा। 6 दिसंबर 1946 उस दिन संविधान सभा का गठन हुआ, और संविधान सभा एक तरह से देश का प्रशासन चलाने वाला जो असेंबली जो थी उसी को संविधान सभा कहा जाता था। तो संविधान सभा इनके जिम्मे जब ये काम आया कि संविधान की रचना करनी है, 6 दिसंबर 1946 को 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई, और उस बैठक में कई चीजें तय हो गई, जिसमें एक तो ये था कि इसका प्रतीक चिन्ह क्या होगा। तो भारत का प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ होगा, और फिर स्वयं संविधान सभा का प्रतीक चिन्ह क्या है ये बाद में आएगा, तो वो अखंड भारत का है। अब हम सोचेंगे तो ध्यान में आएगा कि अखंड भारत का प्रतीक चिन्ह बनाकर संविधान सभा काम कर रही है। इसका मतलब स्पष्ट है कि उनके मन में सपना यही था कि हमारा देश अखंड ही रहेगा, क्योंकि महात्मा गांधी कह चुके थे कि मेरे देश का टुकड़ा होने से पहले मेरे देह का टुकड़ा होगा, मैं इसको होने नहीं दूंगा। इस प्रकार से वो संकल्प कर चुके थे, घोषणा कर चुके थे, और लोगों को विश्वास था कि महात्मा गांधी जब कोई बात कहते हैं तो वो करते ही है, और करने के लिए फिर चाहे उनको अनशन करना पड़े, चाहे भूख हड़ताल करना पड़े, चाहे सत्याग्रह करना पड़े, वो जो भी करेंगे और अंततः हम अखंड रहेंगे। तो इसलिए अखंड भारत का चिन्ह देते हुए प्रतीक चिन्ह बना, और उसमें गणेश का या हाथी का मुंह, इस प्रकार से वो प्रतीक चिन्ह है, बाद में आएगा वो सब दिखाया जाएगा। तो उस प्रकार से एक प्रतीक चिन्ह बनने के बाद अखंड भारत का ही सपना लेकर संविधान सभा का काम प्रारंभ हुआ। अशोक चिन्ह ये भारत का माने सबसे बड़ा साम्राज्य वाला काल था अशोक के समय का, इसलिए अशोक चक्र को अपना प्रतीक चिन्ह के रूप में भारत ने स्वीकार किया। उसके बाद हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा, आगे बढ़िए। संविधान की उद्देशिका, इसमें कहीं भी धर्मनिरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष सेक्युलरिज्म इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है। ये 1975-76 में जब आपातकाल लगा उस समय 42वें संशोधन के समय इसको इसमें समाहित किया गया, लेकिन मूल प्रति में कहीं भी ये बात नहीं है। और इस प्रकार से संविधान की उद्देशिका लिखी गई, और 26 नवंबर 1949 ये दिन है जिस दिन संविधान सभा ने अपना काम पूरा किया, लिखित रूप में उसको प्रारूप को पूरा तैयार करके सौंप दिया। अब इसमें हम आगे देखेंगे तो भाग 1, आगे बढ़िए। भाग 1 का जो प्रतीक चिन्ह है वो नंदी बैल जैसे दिखता है, ये वास्तव में मोहनजोदारो इसका प्रतीक चिन्ह है, और मोहनजोदारो आज का जो पाकिस्तान है वहाँ है। तो स्पष्ट है कि इस प्रतीक चिन्ह को लेने के पीछे जो मानसिकता रही होगी वो यही है कि आज नहीं तो कल हम अखंड होने ही वाले हैं, और इसलिए इसको इस चिन्ह को लिया जाए। और अखंड होने ही वाले हैं ऐसा क्यों लगता था? क्योंकि जब देश का विभाजन हुआ तो उस विभाजन के समय श्री अरविंद ने कहा था कि इट्स ए टेम्पररी फेज, ये विभाजन जो है ये टेम्पररी काम है। वास्तव में देश को अगर आगे बढ़ना है तो उसको अखंड होना ही पड़ेगा, और ये अखंड होकर रहेगा। ये जब उन्होंने घोषणा कर दी थी तो उसके बाद ही संविधान सभा का काम चलता रहा। तो संविधान सभा के काम के और थोड़ी मैं डिटेल में बताता हूँ। 1946 से काम शुरू हुआ, इस बीच 2 दुर्घटनाएं हुई है। 1947 में देश का विभाजन हुआ, और कुछ दिनों बाद महात्मा गांधी की हत्या हुई। तो जब देश का विभाजन हुआ उस समय, उससे पहले तक
BN राव की जिम्मे काम था कि संविधान सभा का जो भी चिंतन मंथन हो रहा है उसके आधार पर संविधान लिखने का काम ये BN राव करेंगे। लेकिन जब देश का विभाजन हो गया और हम एक टुकड़े के रूप में ही क्यों न हो लेकिन स्वाधीन हुए, तब मानसिकता बदल गई संविधान सभा की और उन्होंने फिर ये सोचना शुरू किया कि अब BN राव के द्वारा तैयार किया हुआ प्रारूप हमें नहीं चाहिए, हम एक अलग समिति बनाएंगे। और 28 या 29 अगस्त 1947 देश स्वाधीन होने के 15 दिन बाद संविधान निर्माण समिति जिसको कहा जाता है, प्रारूप समिति, उस प्रारूप समिति का गठन किया गया जिसमें 7 सदस्य थे और उन 7 सदस्यों के अध्यक्ष इस रूप में अपने डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर, इनको ये काम सौंपा गया था। तो BN राव से सारा जो उनका लिखा हुआ था वो उन्होंने ले लिया और उसके बाद इसको नया प्रारूप देना है, नया रूप देना है। ये जब काम शुरू किया तो पूरे 1 वर्ष 3 महीने या 1 वर्ष 4 महीने के करीब कोई संविधान सभा की बैठक नहीं हुई। लेकिन इस संविधान निर्मात्री समिति जो थी उसकी 141 बैठकें हुई है। 7 लोगों ने 141 बार बैठकर इसका नया प्रारूप तैयार किया। उस नए प्रारूप में 1935 का जो बना हुआ था उसका हो सकता है 70% रहा हो, लेकिन 30% जो है उसमें परिवर्तन हो चुका था। और उसके कारण ये नया प्रारूप लेकर जब हम बैठेंगे तो उस समय संविधान सभा इस पर चर्चा करे और इसमें फिर जो भी काट-छाट करनी है वो करते हुए इसको हम स्वीकार करें। तो ये करने में फिर से और 1 साल लग गया करीब। 1 साल तक, 1 साल में कई बैठकें हुई और उन बैठकों के बाद जो प्रारूप बना उसको लिखते समय ही ये बात आई कि अब इसको अंग्रेजी में हम लिख रहे हैं, साथ साथ हिंदी में अनुवाद भी होता रहे। तो हिंदी में अनुवाद होने का काम घनश्याम सिंह गुप्ता, जो कि उस समय CP एंड बेरार, इसकी जो राजधानी नागपुर थी, उसमें उस सभा के विधान सभा के अध्यक्ष थे, उनकी जिम्मे काम सौंपा गया। उन्होंने भी 7-8 लोगों की कमेटी बनाई और साथ साथ संविधान के सारे प्रारूप का हिंदी में भाषांतर भी होता रहा। उसी समय फिर ये बात आई कि एक इतना बड़ा हम काम करने जा रहे हैं तो इसको सही ढंग से सहेज कर रखा जाए। इसलिए क्या किया जाना चाहिए? तो किसी ने सुझाव दिया कि इसको हिंदी में और अंग्रेजी में हाथ से लिख कर रखा जाए। तो उसके लिए व्यक्ति खोजे गए और अंग्रेजी में प्रेम बिहारी नारायण रायजादा, इनके जिम्मे काम सौंपा गया। दिल्ली रहते थे। और उसके बाद अंग्रेजी में, हिंदी में लिखने का काम वसंत कृष्ण वैद्य, इनके जिम्मे सौंपा गया। वो भी दिल्ली रहते थे। तो इन दोनों की जिम्मे 2 काम सौंपे गए। उसी में फिर बात आई कि जो लिखा जाएगा वो टिकना भी चाहिए और इसलिए कैसा कागज इसमें उपयोग में लाया जाए। तो उस कागज का सिलेक्शन करना और उसको सजाना, ये काम नंदलाल बोस के जिम्मे दिया गया। नंदलाल बोस उस समय रविंद्र भारती में, विश्वविद्यालय में कला संकाय के प्रमुख थे। उनको विशेष रूप से दिल्ली बुलाया गया। दिल्ली बुलाकर उनसे ये कहा गया कि ये काम आपको हम सौंपना चाहते हैं, इसका जो भी पैसा लगेगा, जो भी देना है, हम देंगे। और इस प्रकार से उन्होंने काम को स्वीकार किया और उसका कागज चयन किया। उस कागज के चयन के बाद 23 इंच बाय 18 इंच इस साइज के कागज उन्होंने कटवा लिए, हिंदी और अंग्रेजी दोनों को लिखने के लिए दे दिया। और उसका जो भी ओरिजिनल प्रारूप होगा वो दोनों के पास था ही। उसके आधार पर उन्होंने लिखना शुरू किया और ये तय हुआ कि ऊपर में 8 इंच बाय 3 इंच ये जो जगह है, ये जगह चित्र अंकित करने के लिए रखी जाएगी। उसमें कौन सा चित्र होगा इसका निर्णय भी नंदलाल बोस करेंगे। तो नंदलाल बोस ने उस प्रकार से चित्रों का अंकन किया है। अब ये चित्रों का अंकन करने के बाद जो पुस्तक तैयार हुई, मैं थोड़ा इधर उधर की बातें इसलिए भी कर रहा हूँ कि थोड़ा बैकग्राउंड और पता लग जाए। तो इस पर जब पुस्तक लिखी मैंने, तो इसकी प्रस्तावना लिखने के लिए या भूमिका लिखने के लिए संविधान के सबसे बड़े ज्ञाता डॉक्टर सुभाष कश्यप, इनके पास जाया जाए, उनसे लिखवाया जाए, ऐसा लोगों ने सुझाव दिया। मैंने भी सोचा कि चलो इस बहाने उनसे परिचय भी होगा और इस पुस्तक की एक तरह से इज्जत बढ़ जाएगी। तो मैं उनके पास गया। जाने के बाद जब उन्होंने पहली बार मिलने के बाद कहा कि आपने संविधान पर क्या लिखा है, तो मैंने कहा संविधान के चित्रों पर मैंने लिखा है। तो चित्रों पर क्या लिखना है, वो तो डेकोरेटिव पीस है। उनकी ये बात सुनते ही मैं एकदम चौंक गया कि चित्रों को वास्तव में डेकोरेटिव पीस माना गया है या उसकी उपेक्षा की गई है। तो डेकोरेटिव पीस माना गया था और इसलिए वो पड़े हैं, भाई उसको सजा कर रखा गया है, उसको केवल हम श्रद्धा करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, बस इतना ही है।
लेकिन जब मैंने कहा कि नहीं सर, केवल डेकोरेटिव पीस नहीं है, नंदलाल बोस ने निश्चित रूप से संविधान को बड़ी गहराई से पढ़ा है, हर चैप्टर का अध्ययन किया है और किस चैप्टर पर कौन सा चित्र होगा इसका विचार करते हुए उस प्रकार का चित्र अंकित किया है। अच्छा, बोले इतना सोचा होगा उन्होंने? मैंने कहा हाँ, मुझे तो ऐसा लगता है। बोले कैसे जाओ, मुझे बताइए। तो मैंने जब ऐसे 2-3 उदाहरण बताए उनको, तो उसमें इसके बाद वाला उदाहरण है, इसके बाद ये जो चित्र है, ये चित्र देखकर दिखाकर मैंने उनसे कहा कि सिटीजनशिप, नागरिकता, इस पर विषय लिखा हुआ है। नागरिक कैसा होगा, नागरिकता क्या होगी, इसका विश्लेषण संविधान में दिया है। लेकिन ऐसा नागरिक बनेगा कैसे, ये संविधान कह नहीं सकता। नंदलाल बोस ने उस कमी को पूरा किया है और उन्होंने ये बताया कि अच्छी शिक्षा और अच्छे संस्कार ये मिलेंगे तो इस नागरिकत्व की रक्षा होगी, ऐसे नागरिक तैयार होंगे। और अच्छे शिक्षा और अच्छी संस्कार, इसके लिए सबसे श्रेष्ठ शिक्षा व्यवस्था जो है वो गुरुकुलीन शिक्षा व्यवस्था है। तो गुरुकुल का चित्र उन्होंने यहाँ अंकित किया है। प्रकृति के रम्य वातावरण में गुरु और शिष्य बैठकर अध्ययन कर रहे हैं और उसमें से योग्य व्यक्ति निर्माण हो रहे हैं। तो शिक्षा का जो अंतिम उद्देश्य है व्यक्ति निर्माण का श्रेष्ठ उदाहरण ये गुरुकुल है, इसलिए उन्होंने यहाँ गुरुकुल अंकित किया है। अच्छा, मुझे बात तो ठीक ही है, और बताइए। फिर मैंने अगले चित्र उनको दिखाया और कहा कि ये देखिए, मौलिक अधिकारों की रक्षा। देश में मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी हो तो राज्य व्यवस्था बड़ी सुदृढ़ होनी चाहिए और मौलिक अधिकारों की रक्षा करने वाली राज्य व्यवस्था अपने भारत की जो मानी जाती है वो है राम राज्य। हम अभी भी कहते हैं कि राम राज्य स्थापित होना चाहिए। तो राम राज्य स्थापित होने का मतलब क्या है कि हर एक की मौलिक अधिकारों की रक्षा होगी। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का काम राम ने स्वयं राम राज्य स्थापित करके किया। लंका विजय के बाद जब केवल 1 दिन का समय था, तब उन्होंने कहा कि भरत 1 दिन में अगर नहीं पहुंचा मैं तो जल समाधि ले लेगा, इसलिए मुझे 1 दिन में पहुंचना है, तो कुछ व्यवस्था करो। विभीषण ने तुरंत पुष्पक विमान की व्यवस्था की। पुष्पक विमान में राम, लक्ष्मण, सीता तीनों बैठकर जा रहे हैं, ये चित्र है। तो पुष्पक विमान में अयोध्या की ओर जाते हुए राम राज्य की स्थापना करने का संकल्प लेकर अयोध्या की ओर जाते हुए राम, लक्ष्मण, सीता। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकारों की रक्षा करनी हो तो राम राज्य स्थापित करिए। उसके बाद फिर जब मैंने कहा कि उसके बाद आगे बढ़िए आप, तो भाग 3 जिसमें भाग 4 जिसमें 36 से लेकर 51 तक के अनुच्छेद हैं, इसमें राज्य नीति और राज्य के नीति निदेशक तत्व ये क्या हो सकते हैं, तो इसकी सर्वश्रेष्ठ व्याख्या गीता में है। और गीता कहाँ सुनाई गई? युद्ध भूमि में। किसने सुनाई? भगवान कृष्ण ने। किसको सुनाई? अर्जुन को। क्यों सुनाई? क्योंकि अर्जुन विषादग्रस्त हो गए थे और उन्होंने अपने हथियार रख दिए थे। तो उस विषादग्रस्त अर्जुन को फिर से युद्ध के लिए प्रवृत्त करना, और उस समय युद्ध करने की आवश्यकता क्यों थी? तो हम सभी जानते हैं कि एक एक युग में एक एक काम की प्रबलता ये जरूरी है। जैसे कहा गया है कि त्रेतायाम मंत्र शक्तिश्च ज्ञान शक्ति कृते युगे द्वापरे युद्ध शक्तिश्च संगई शक्ति कलो युगे। तो द्वापर युग में युद्ध के बिना धर्म की स्थापना नहीं हो सकती। ये भगवान कृष्ण ने अनुभव कर लिया था और इसलिए उन्होंने जब अर्जुन विषादग्रस्त हो गए, हथियार छोड़ दिए और कहा कि युद्ध करके क्या होगा, अपने लोगों को मारकर हम सत्ता पर बैठेंगे, उससे क्या फायदा होगा, तब उन्होंने कहा कि धर्म की स्थापना करनी है, इसलिए युद्ध करना है। और ये रिश्तेदार और नातेमाए ये सब मत देखो और युद्ध करो। तो एक के बाद एक प्रश्न पूछे जा रहा है और अंत में 18वें अध्याय में भगवान कृष्ण ने उससे एक प्रश्न पूछा, क्योंकि वो उत्तर देते देते वो भी उकता गए होंगे, भाई ये प्रश्न पूछे जा रहा है। मैंने स्टाइल भी बदली, एक बार उन्होंने स्टाइल भी बदली, उत्तर देने की स्टाइल उन्होंने बदलकर 10वें अध्याय में अपना मैंने खुद का वर्णन करना शुरू किया कि तुम मुझे जानते हो कि नहीं, मैं कौन हूँ। तब उन्होंने, अर्जुन तब भी कहता है कि ठीक है आपने अपना वर्णन कर दिया, लेकिन मुझे जब तक आप आंखों से दिखाएंगे नहीं तब तक मैं आपकी बात पर भी विश्वास नहीं करता। इतना वो विषादग्रस्त था। तब उन्होंने अपना विराट रूप दिखाया और उसके बाद हम देखते हैं कि 12वें अध्याय में भक्ति योगो नाम 12वाध्याय, भक्ति तब जगी है। उससे पहले भक्ति नहीं थी, प्रश्न ही प्रश्न पूछे जा रहे थे, और जब भक्ति जगती है तो प्रश्न कम हो जाते हैं। तो उसके बाद प्रश्न कम है लेकिन फिर भी वो प्रश्न पूछे ही जा रहा है। और अंततः फिर भगवान कृष्ण ने अंत में उनसे पूछा कि हे भगवान, हे अर्जुन, मुझे जितना बताना था बता चुका हूँ, अब मैं जानना चाहता हूँ कि तुम क्या करोगे। तब भी अर्जुन कहते हैं करिष्ये वचनम तव। ऐसा नहीं कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं करके दिखाता हूँ, तो आप जैसा कहेंगे वैसा करूंगा। तब भगवान ने कहा कि अब युद्ध करो, और उसने तब हथियार उठाया, युद्ध शुरू किया। तो उसी का चित्र जो है भगवान
अर्जुन को माने भगवान कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश देते हुए का चित्र है। सारे चित्र बड़े कॉम्प्लिकेटेड से हैं, इसलिए बड़ी गहराई से इसको देखने से ही ध्यान में आएगा। फिर इसके बाद भाग 5 पर जाते हैं हम। भाग 5 का चित्र, ये जो मैंने अभी श्लोक कहा, उसमें कलियुग की जो आवश्यकता है उसकी पूर्ति करने का काम भगवान बुद्ध ने किया था। और भाग 5 ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। अनुच्छेद 52 से लेकर 151 तक 100 अनुच्छेदों वाला भाग है। और इसमें कई प्रकार की चीजें, प्रशासन, संघीय व्यवस्था, राज्यों की व्यवस्था, इसकी कई चीजें इसमें समाहित की गई है। तो एक प्रकार से अहिंसा का अवलंबन करते हुए संगठित होकर इस देश को आगे बढ़ाने का जो इस कलियुग की आवश्यकता है, उस कलियुग की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हम आगे बढ़ेंगे तो इस देश को हम संगठित रख पाएंगे। इस देश का, इस भाग का विषय यही है कि पूरे देश को इकट्ठा रखना हो तो क्या क्या करना होगा, किस किस प्रकार की व्यवस्थाओं की हमें परहेज रखकर और ध्यान रखकर स्थापना करनी होगी। ये सारी बातें इसमें लिखी है। यही बात भाग 6 में है। और समकालीन जैन मुनि महावीर, उनका चित्र यहाँ दिया गया है। तो इनका भी विचार उसी प्रकार का था। ये न्यायप्रियता इनका विशेष बल था और इसलिए राज्यों की व्यवस्था, संघ व्यवस्था मतलब संघीय व्यवस्था, केंद्र और राज्य, इनकी आपसी तालमेल की व्यवस्था, उसके लिए क्या क्या करना होगा, तो उसके लिए न्यायप्रिय होना बहुत जरूरी है। न्याय का ध्यान रखते हुए हमें काम करना है, ये बात इसमें से प्रकट होती है। फिर इसके बाद हम भाग 7 में जाते हैं। तो भाग 7 ये राज्य रचना, भारत की राज्य रचना कैसी होगी। तो उस समय राज्य, एक एक राज्य विलीन हो रहा था। जब संविधान की रचना हो रही थी उसी समय सरदार पटेल राज्यों का विलीनीकरण का काम भी कर रहे थे। और उन विलीनीकरणों के काम के समय जो जैसे मिलता गया उसका उसी प्रकार से नाम रखते हुए सूची बनती गई। वही सूची भाग 7 में है। लेकिन भाग 7 का दुर्भाग्य कहा जाए या एक दुर्घटना कही जाए, वो ये है कि ठीक संविधान के 7 वर्ष बाद, पारित होने के 7 वर्ष बाद 7वें क्या कहेंगे इसको, संशोधन के द्वारा ये एक प्रकार से निरस्त हो गया। और निरस्त होने का कारण ये था कि मद्रास प्रेसिडेंसी, आज का जो चेन्नई है, उन दिनों मद्रास प्रेसिडेंसी थी। तो मद्रास प्रेसिडेंसी में सबसे पहले एक आंदोलन खड़ा हुआ कि मद्रास की भाषा तमिल है, हमारी भाषा तेलुगु है, हम तेलुगु भाषी अलग राज्य चाहते हैं। और उसके लिए बड़ा अनशन हुआ, आंदोलन हुआ, कईयों की मौत हुई। तो उसके कारण फिर अंत में सरकार को, भारत सरकार को 1956 में झुकना पड़ा और इस संविधान में संशोधन लाना पड़ा कि अब उस भाषावार प्रांत रचना होगी। और उसके बाद ही फिर कर्नाटक अलग हुआ, केरल अलग हुआ, तमिलनाडु अलग हो गया। उसके बाद फिर यही हवा महाराष्ट्र में आई तो गुजरात अलग हुआ, महाराष्ट्र अलग हुआ, यही हवा और आगे बढ़ी, हरियाणा पंजाब अलग हुआ बाद में चलकर, फिर पूर्वोत्तर क्षेत्र में छोटे छोटे राज्य बने। तो ये भाषावार प्रांत रचना जो है, ये इसका सिलसिला तब से शुरू हुआ। तो वही इस भाग 7 का विषय है। और वैसे देखा जाए तो अब इसका कोई प्रासंगिकता नहीं रही, क्योंकि इसकी जो सूचियां थी वो सूची सब निरस्त हो गई, नई सूचियां बनकर वो उसके अनुच्छेद में चली गई। तो इसमें जो राज्य रचना है, ये राज्य रचना जैसी इसमें कही गई है वैसी अगर होती, या राज्य रचना चाहे बदल भी जाए, तो उसका रिजल्ट क्या होगा। ये चित्रों के बारे में अगर संक्षिप्त में कहा जाए तो मैं ये कहूँगा कि हर चित्र जो है वो एक एक विषय के, जो भी विषय है उस विषय का या तो उद्गम और या उसका परिणाम ये दिखाता है। तो इस राज्य रचना का परिणाम क्या होगा, तो मौर्यकालीन संपन्नता जो थी, जिसको हम स्वर्णिम भारत कहते हैं, स्वर्ण युग कहते हैं भारत का, वो आएगी अगर हम राज्य रचना ठीक रखें। राज्य और केंद्र इनका संपर्क ठीक रहे तो हम स्वर्णिम युग में फिर से जा सकते हैं। और स्वर्णिम युग में होने के कारण इसके लिए स्याही जो काम मिली गई वो भी सुनहरी शाही है। तो सुनहरी शाही होने के कारण वो उतना प्रोमिनेंट नहीं दिखाई देता, लेकिन इसमें ध्यान में आता है कि इसमें जो चित्र बनाए गए हैं उसमें महिला और पुरुष अपने अपने काम से अपने काम में मग्न है और अपने काम में मग्न रहते हुए इधर उधर विचरण कर रही है।
महिलाओं का विचरण करना ये जो दिखाई देता है उसमें ये दिखता है कि वो गहने पहनी है लेकिन उर्दू वस्त्र उनके नहीं है, बिना उर्दू वस्त्र के वो विचरण कर रही है। पुरुष पूरे वस्त्र पहनकर अपने काम में मग्न है। तो किसी प्रकार का विकार ये पुरुषों में नहीं है और किसी प्रकार का भय महिलाओं में नहीं है। तो निर्भय होकर महिलाएं घूम रही है और निर्विकार होकर पुरुष काम कर रहे हैं। इस प्रकार की राज्य रचना जो है, ऐसी राज्य रचना हमें चाहिए, तभी हम स्वर्णिम युग ला सकते हैं। ये इसमें से उन्होंने नंदलाल बोस ने संकेत दिया है। भाग 8, इसमें इसको देखते ही हर कोई कहता है कि हनुमान जी उड़ रहे हैं। मैंने गौर से देखा कि हनुमान जी है तो उनकी धूम कहाँ है? अगर बिना गदा के तो हनुमान जी तो हो ही नहीं सकते। इसलिए बड़ी गौर से मैंने ध्यान दिया तो ध्यान में आया कि नहीं, ये तो हनुमान जी नहीं हो सकते। और हाथ में एक छोटी सी अंगूठी लेकर ये छलांग लगाई है, इसका मतलब, और खुद ने गहने पहन रखे हैं। तो इसकी काफी खोजबीन करने के बाद ध्यान में आया कि ये तो कुबेर है। कुबेर हनुमान की जैसी छलांग लगा रहे हैं। क्यों लगा रहे हैं? तो कुबेर हनुमान के बड़े भक्त थे और उसी भक्ति के वश उन्होंने हनुमान जी को गदा सौंपी थी। उसी गदा से हनुमान जी ने पराक्रम दिखाया था। तो इसलिए हनुमान जी और कुबेर, इन दोनों का बड़ा आपस में निकट का संपर्क रहा है। और अगर देश में आर्थिक क्रांति लानी हो तो हमें हनुमान जी की जैसी रिस्क लेनी पड़ेगी। ये दिखाने के लिए स्वयं कुबेर छलांग लगा रहे हैं और यही चित्र उन्होंने इस प्रकार से खोज कर निकाला कि कुबेर को इस रूप में दिखाना है कि आर्थिक क्रांति लानी हो तो रिस्क लो, उसके लिए छलांग लगाओ। और अभी जो आर्थिक क्रांति अपने देश में आ रही है, मैं समझता हूं कि शायद नंदलाल बोस का सपना अब पूरा होगा और एक आर्थिक क्रांति लाने की दिशा में सरकार बढ़ रही है। एक जिसको कहा जाए कि हम समझ नहीं पा रहे लेकिन बड़े कठोर कदम उठाए जा रहे हैं। भाग 8 के बाद भाग 9 में जब जाते हैं हम, तो यहाँ पंचायत एवं नगर पालिकाएं, प्रशासन का अधिक विस्तार, दूर दूर तक प्रशासन ले जाना है। और वो कैसे होना चाहिए? तो विक्रमादित्य का दरबार जैसा था कि विक्रमादित्य के सिंहासन पर बैठने के बाद उसके द्वारा न्याय ही होगा। तो यही न्याय व्यवस्था दूर दूर तक फैलनी चाहिए, चाहे पंचायत हो चाहे नगर पालिकाएं हो। इन सब स्थानों पर विक्रमादित्य का विचार या विक्रमादित्य की छवि, इसको ध्यान में रखते हुए हम चिंतन करें और अपने अपने प्रशासन को उस तरह से संभाले, उस तरह से गठित करे, उसी तरह से उसका संचालन करे। ये इसमें से संकेत दिया गया है। फिर भाग 10 में हम देखेंगे नालंदा विश्वविद्यालय के 2 प्रतीक चिन्ह है। एक प्रतीक चिन्ह है और एक नालंदा विश्वविद्यालय का दृश्य है। प्रतीक चिन्ह में हम जानते हैं कि नालंदा एक समय ऐसा एक विश्वविद्यालय था कि पूरी दुनिया से लोग आकर यहाँ पढ़ते थे। तो नालंदा विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह देकर नंदलाल बोस ये कहना चाहते हैं कि अनुसूचित जाति और जनजाति ये केवल अनुसूचित रहकर पिछड़ी हुई रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी शिक्षित करना है। और इसलिए शिक्षा का विस्तार, जो कि गुरुकुलीन शिक्षा व्यवस्था का सर्वश्रेष्ठ उदाहरण था, उसी उदाहरण को दूर दूर तक फैलाइए। अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र तक शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। ये संकेत देते हुए ये चित्र यहाँ अंकित किया है। इसमें जो प्रतीक चिन्ह है वो तो उसमें लिखा ही है नालंदा विश्वविद्यालय, और जो चित्र दिया गया है उस चित्र में गुरु और शिष्य आपस में वार्तालाप कर रहे हैं और बड़े खुले वातावरण में शास्त्रों की चर्चा ये हो रही है। इस प्रकार का ही दृश्य है। भाग 11 में हम देखते हैं तो ये जो अश्वमेध यज्ञ हुआ करता था, तो अश्वमेध यज्ञ का हम सभी जानते हैं कि एक अश्व छोड़ा जाता था और जो सम्राट है वो अपना सम्राट होने का अधिकार ये जताता था कि मैं सम्राट हूँ, मेरे अधीन सब लोग आ जाइए, तो मैं सबको अभय दूंगा, सबको सुरक्षा दूंगा। और इस प्रकार से छोटे छोटे राज्य उनके अधीन आ जाते थे और इस प्रकार से पूरे देश की शासन व्यवस्था, केंद्र की मजबूती और राज्य के उनके साथ सहानुभूति या राज्य का उनके साथ अच्छा संबंध, ये जो प्रतीक है वो इस अश्वमेध यज्ञ के इस प्रतीक चिन्ह के द्वारा संकेत दिया गया है। तो संघ और राज्यों के बीच संबंध कैसे हो उसका एक उदाहरण इसके माध्यम से नंदलाल बोस ने प्रकट किया है। भाग 12 पर हम जाएंगे
तो ध्यान में आएगा कि यहाँ नटराज का चित्र है और पास में स्वस्तिक का चिन्ह दिया गया है। स्वस्तिक ये शुभ चिन्ह है और नटराज ये आनंद का चिन्ह है। तो अगर पूरे देश में शुभ काम हो तो चारों ओर आनंद होगा, और इसलिए शुभ काम के लिए स्वस्तिक का चयन करते हुए उन्होंने यहाँ स्वस्तिक अंकित किया है और आनंद प्रकट होगा। तो नटराज आनंदित होकर नाच रहे हैं। लेकिन जब इसको मैंने गौर से देखा तो ध्यान में आया कि नटराज का चित्र जो है उसकी फ्रेम वो खंडित हो चुकी है, उसको वो कट गई है। ऊपर का सिरा वो कट गया, शिखर, और इधर एक तरफ की जो फ्रेम है वो कट गई। और फिर जब गौर से देखा स्वस्तिक के तरफ तो वो उल्टा है, तो दोनों भी अशुभ है। उल्टा स्वस्तिक अशुभ होने का चिन्ह है और आनंद को खंडित कर दिया तो ये भी अशुभ चिन्ह है। तो ऐसे कैसे हुआ होगा, इस पर जब विचार किया तो ध्यान में आया कि जो जगह दी गई थी 3 इंच बाय 8 इंच, वो जगह ऐसी दी गई थी पैरेलल, क्या कहेंगे उसको, वर्टिकल, तो ऐसे आड़ी। लेकिन जिसने फ्रेम बनाई, ये सब सांचे बनाए हुए थे, कलाकारों ने सांचे बनाए और सांचों को दोनों जगह छापा है। तो जो सांचे बनाए वो ऐसे खड़े बना दिए 5 इंच बाय 3 इंच बाय 8 इंच। लेकिन जब छापने की बात आई तो छापने वाले के समझ में नहीं आया कि छापना तो ऐसे था लेकिन बनाया ऐसे है, तो लेकिन मुझे तो जगह इधर की दी है, तो उसने ऊपर ही छाप दिया और छापने के कारण वो थोड़ा सीमा से बाहर चला गया और नीचे भी उतर गया। तो अंग्रेजी वाली जो प्रतियां हैं उसमें इसके ऊपर ओवरलैपिंग करके लिखा गया है, क्योंकि जिनको लिखने का काम दिया गया था उनके लिए भी एरिया निर्धारित थी, तो उनको ओवरलैपिंग करके लिखना पड़ा। हिंदी वालों ने उसको बचा कर लिखा है। तो ये जो गलती हुई है, इस गलती के कारण 3 बातें ध्यान में आती है। एक तो ये कि जितने भी चित्र बनाए गए हैं उसका सांचा बना दिया गया था और वो सांचा ही दोनों जगह छापा गया था। तो स्वस्तिक का छापा जिसने बनाया उसको स्वस्तिक सीधा बनाकर दे दिया होगा, भाई इसका सांचा बनाओ, उसने सीधा सांचा बना दिया और जब वो छापा गया तो उल्टा हो गया। तो इस प्रकार से ये गलती हुई। और दूसरी गलती, ये निर्धारित एरिया में छापना था तो उस एरिया में छाप बैठ नहीं रहा है, इसलिए वो बाहर चला गया। फिर उसके बाद जिसको फ्रेम करने की जिम्मेवारी दी गई थी, फ्रेम करने वाले ने इसका ध्यान नहीं रखा कि इसको काटना नहीं है, इसको बचाना है, और उस फ्रेम को काटते हुए वो आगे निकल गए। तो इस प्रकार से एक ये दुर्घटना हो गई। और मैं समझता हूँ कि वित्त तथा संपत्ति, इसकी जो व्यवस्था है, आंतरिक व्यवस्था पूरे देश की, उस आंतरिक व्यवस्था को आज भी हम सुचारू रूप से चला नहीं पा रहे हैं। कहीं उसका कारण ये तो नहीं है कि 2 अशुभ चिन्ह इसमें लग गए हैं। और इसलिए मैंने अपनी पुस्तक में लिखा है कि इन अशुभ चिन्हों को शुभ करना ये अपने हाथ की बात है, क्योंकि ये तकनीकी मिस्टेक है। और इसलिए इसको जब भी छापा जाए तो स्वस्तिक शुद्ध सीधा होना चाहिए और ये भी अखंडित होना चाहिए। इस प्रकार का सुझाव मैंने इस पुस्तक में दिया है और ये बात सभी तक, कानून मंत्री तक भी पहुंची है, बाकी लोगों तक भी पहुंची है। तो अब कितना इस पर विचार गंभीरता से करेंगे पता नहीं, लेकिन कुल मिलाकर ये बहुत बड़ी गलती पूरे संविधान में इन चित्रों के अंकन में हुई है। ये जब मैंने उनको अपने सुभाष कश्यप जी को बताई तो पहले तो उन्होंने सुनकर कहा कि इतनी बड़ी गलती कोई करेगा, आपने देखा है संविधान? मैंने कहा मैंने बिना देखे तो लिखा ही नहीं है, पूरा देखकर ही मैंने लिखा है, जरा मुझे भी दिखाइए। तो मैंने कहा कहाँ है संविधान, बताइए। तो उनके यहाँ दोनों संविधान हिंदी और अंग्रेजी के रखे हुए थे, उनका वो दोनों पढ़े हैं, हिंदी और अंग्रेजी। तो मेरे भी मन में आया कि अंग्रेजी का तो मैं देख ही चुका हूँ, हिंदी वाला देखूंगा तो मेरे भी कंफर्म हो जाऊंगा मैं कि दोनों चीजें समान है। इसलिए मैं हिंदी वाला उठा कर लाया, खोलकर उनको जैसे ही दिखाते ही उन्होंने एकदम सिर पर हाथ रखकर कहा कि 70 साल से हम काम कर रहे हैं इस पर, आज तक किसी के ध्यान में नहीं आया कि स्वस्तिक उल्टा है और नटराज खंडित है, आपने तो कमाल कर दी। और इतना कहकर उन्होंने तुरंत कहा कि आप ये आपकी पांडुलिपि रख दीजिए, मैं इसकी भूमिका लिख दूंगा। यानी इतनी मेरी टेस्ट लेने के बाद उन्होंने भूमिका लिखने की जिम्मेवारी ली। और फिर जब भूमिका लिखी तो उसमें उन्होंने सबसे पहले तो मेरा स्वागत किया है कि संविधान पर लिखने वालों की बिरादरी में लक्ष्मी नारायण भाला का स्वागत करता हूँ। तो मेरे स्वागत के पीछे ये इनकी जो गलती हुई है, उस गलती के कारण मुझे स्वीकृति मिली। और उसके बाद फिर लिखा है कि ये पुस्तक अपने ढंग की अकेली और पहली पुस्तक है, ये भी बात उन्होंने लिखी।
और फिर साथ में ये भी कहा कि आपकी सब बातों से मैं 100% सहमत हूँ और इसीलिए मैं इसकी भूमिका लिख रहा हूँ। तो इस प्रकार से उन्होंने भूमिका लिख दी। तो एक श्रेष्ठ व्यक्ति ने भूमिका लिखी है, इसलिए इस पुस्तक की गरिमा बढ़ गई। तो भाग 13 पर हम चलते हैं। भाग 13 में हम देखेंगे तो यहाँ भगीरथ प्रयास हम सभी जानते हैं और अक्सर व्यक्ति, हम भी यही जानते थे कि भगीरथ ने तपस्या की। तपस्या करने के बाद भगवान प्रसन्न हो गए और उन्होंने अपने नाखून से गंगा को अवतरित किया और इस गंगा को कौन धारण करेगा, तो शिव जी की जटा में उसको धारण किया गया। तो ये मैं जब सुनता था तो मुझे लगता था कि ये वास्तविकता है या कोई प्रतीकात्मक है। तो अपने शास्त्रों में कई चीजें प्रतीकात्मक है, तो इन प्रतीकात्मक चीज की वास्तविकता क्या है, इसको खोजा जाए। तो उस खोजबीन में मेरे ध्यान में आया कि वास्तव में कैलाश पर्वत जो है, ये कैलाश पर्वत ही शिवजी की जटा है और इस शिवजी की जटा पर जो सबसे ऊपर में मानसरोवर है, मानसरोवर में गंगा उतरी है। माने सीधे स्वर्ग से आया हुआ पानी ये मानसरोवर में पड़ता है पहले। तो मानसरोवर तक बात गई कैसे? तो भगीरथ प्रयास क्या है, इस पर खोजबीन करते हुए ध्यान में आया कि राजा सगर, अयोध्या के राजा थे, उन्होंने अपना अश्वमेघ का घोड़ा जो है वो दौड़ा रखा था। वो गलती से कपिल मुनि के आश्रम में घुस गया। आश्रम में घुसने के कारण कपिल मुनि बड़े क्रोधित हुए, उन्होंने पत्थर मारा उसको। वो पत्थर जाकर बाहर सैनिक को लगा, सैनिकों ने भी पत्थर मारे। इन पत्थरों को आपस में टकराट हुई, वहां अग्नि प्रज्वलित हो गई और जिस जंगल में ये सारे सैनिक आश्रय लेकर रुके हुए थे वो जंगल जल गया। तो 60,000 की सेना जो है वो मर गई। अब ये राजा सगर बड़े चिंतित हो गए अपनी रानी को लेकर। वैदर्भी रानी थी उनकी, तो वैदर्भी की रानी को लेकर वो यहाँ मुनि जी के पास पहुंचे, स्वामी जी के पास आकर उनसे कहा कि इतने लोगों को, मेरे पुत्रों को आपने मार दिया। तो लोगों ने प्रचलित कर दिया कि इतने पुत्र उनके थे तो किसी भी महिला के 60,000 पुत्र हो नहीं सकते। लेकिन उसको स्थापित करने के लिए लोगों ने ये दिखाया कि उन्होंने अपने गर्भ से अंडे दे दिए और उस गंडे में से एक सेना निकली। ये भी सब कपोल कल्पित चीजें हैं। वास्तविकता यह है कि उन्होंने सेना को पुत्रवत माना था और इसलिए उनके मुंह से निकला कि मेरे पुत्रों को आपने मार दिया, अब इनका उद्धार करिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, इनका उद्धार होगा, लेकिन अभी जो पानी बह रहा है धरती पर उससे नहीं होगा। इससे भी पवित्र पानी खोज कर लाइए, जिसको हमने बाद में गंगा कहा है। तो इससे भी पवित्र पानी खोज कर लाइए और वो मेरे आश्रम के सामने से बाहर कर ले जाइए, तो मैं इन सब का तर्पण उसमें कर दूंगा। राजा सगर ने संकल्प ले लिया, ठीक है मैं करूंगा। और वो अपने अयोध्या लौट कर आकर उन्होंने खोजबीन शुरू की कि भाई ऐसा कोई प्रवाह देखिए जो अब तक बहा नहीं है, उसको बहाना है। लेकिन वो अपने जीवन काल में खोज नहीं पाए। उनका बेटा था जिसका नाम था असमंजस, नाम से भी असमंजस, प्रवृत्ति से भी असमंजस था। उसने कहा कि मैं राजकाज संभालूं या आपका पानी खोजने जाऊं, मेरे से नहीं होगा। तो उनके बेटे जो है उसने कहा कि दादाजी का सपना मैं पूरा करूंगा। अंशुमान ने वो संकल्प हाथ में आपने लिया और उसने फिर खोजबीन शुरू की। तो पहले हिमालय की ओर गया, सरयू के किनारे किनारे जाकर उनके ध्यान में आया कि नदी अब तो हिमालय से आ रही है। तो हिमालय में खोजने लगा, लेकिन अपने जीवन काल में वो भी खोज नहीं पाए। फिर उनके बेटे दिलीप, उन्होंने और खोज आगे बढ़ाई और आगे बढ़ते बढ़ते वो ऊपर एकदम शिखर पर जाकर पहुंचे और वहां उन्होंने देखा कि मानसरोवर, इससे पवित्र पानी तो हो ही नहीं सकता, तो यही सबसे पवित्र पानी है, इसी को बहाना है। लेकिन जब चारों ओर घूमकर उन्होंने देखा तो ध्यान में आया कि ब्रह्मपुत्र बह रही है, सतलुज बह रही है, कर्णाली बह रही है, तो नदियां तो बह रही है, तो फिर इससे पवित्र पानी और कौन सा हो सकता है। इसलिए उन्होंने वहां थोड़ा ध्यान लगाया, चिंतन किया और उस चिंतन में से उनको ये अनुभूति हुई कि इस मानसरोवर का जो अंडरग्राउंड वाटर है, अंदर से बह रहा है, वो इससे भी पवित्र है, छन कर जा रहा है। तो ये छन कर जाने वाला जो पानी है यही सबसे पवित्र है। लेकिन इस पवित्र पानी को कौन खोजेगा, कैसे खोजा जाए? तो उनके ध्यान में आया कि उनका बेटा जो है भगीरथ, ये पग जाया है। पग जाया का मतलब जब बच्चा गर्भ से बाहर निकलता है, गर्भ, उस समय पैर पहले निकले बाहर तो उल्टा जाया कहा जाता है उसको। और उल्टा जाया जो होता है, पग जाया, उल्टा जाया, या मराठी में उसको पायालू कहते हैं। तो पायालू में 3 गुण होते हैं। एक गुण तो यह है कि वो धरती पर खड़े रहकर बता सकता है कि इस धरती में ऐसा कोई पदार्थ है जो मिट्टी में घुल मिल नहीं रहा है, अर्थात जो गड़ा हुआ धन है वो बता सकता है। नीचे में कोई पानी हो तो पानी बता सकता है। और किसी के स्नायु में विकार हुआ हो
इम्बैलेंस हुआ हो, असंतुलन हुआ हो, तो उसके अंगूठे के लगाने से वो संतुलन ठीक हो जाता है। ये अभी भी अपने परिवारों में ये मान्यताएं हैं। तो ये वैज्ञानिक चीजें हैं ये। तो मेरा बेटा पायालु है, भगीरथ पायालु है, और इसलिए उस पायालु को बुलाया जाए। उन्होंने मानसरोवर के पास उनको बुलाकर कहा कि मैंने जो तपस्या करनी थी, जो अनुभूति होनी थी, वो हो चुकी है। अब ये काम तुम्हारा है, तुम ये अंडरग्राउंड वाटर जो है उसको खोज निकालो और इसको फिर बहा दो। तो ये सबसे पवित्र पानी है, यही हमारे पूर्वजों का उद्धार करेगा। तो अब उन्होंने खोजना शुरू किया। आज का नासा भी कहता है कि गंगोत्री का पानी, ये मानसरोवर का पानी है, 600 किलोमीटर अंडरग्राउंड वाटर आया है। तो ये 600 किलोमीटर भगीरथ पैदल चलकर और एक जगह खड़े हो गए। खड़े होकर कहा कि यहाँ ये पानी तालाब के जैसा अंदर जमा हो चुका है, इसको रास्ता मिल जाए तो ये बहता रहेगा, अखंड बहेगा। और वही अखंड बहने वाला पानी जो है वो गंगोत्री है। वही गंगोत्री आगे चलकर कपिल मुनि के आश्रम के सामने से होते हुए आगे बढ़ी है। तो इस प्रकार से गंगा का अवतरण ये एक बहुत बड़ी तपस्या और बहुत बड़ा 5 जनरेशन का काम है। तो नंदलाल बोस ने भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर ही व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसके लिए 1 जनरेशन नहीं 5 जनरेशन तक काम करना पड़ेगा, ये संकेत दे दिया। और इस प्रकार से भगीरथ प्रयास और 5वीं जनरेशन अभी अपने आंखों के सामने काम कर रही है। इसलिए हमें अब ये विश्वास करना चाहिए कि नंदलाल बोस का सपना पूरा होने जा रहा है। भाग 13 के बाद 14 में हम आते हैं। 14 में अकबर का दरबार है। अब प्रश्न आता है कि अकबर को लाने की क्या जरूरत थी उनको, क्योंकि अकबर भले ही अकबर महान वगैरह हम कहते हो, लेकिन अत्याचारी तो था ही, जिजिया कर इन्हें लगवाया था। तो ऐसे अत्याचारी राजा को यहाँ क्यों लाया गया? तो नंदलाल बोस की मानसिकता में मैं जाता हूँ। नंदलाल बोस ने ये सोचा कि जिन्होंने यहाँ 800 वर्षों तक चाहे अत्याचार करके क्यों ना हो लेकिन राज किया है, चाहे कम अधिक मात्रा में क्यों ना हो लेकिन चारों तरफ राज किया है, कहीं निजामशाही होगी, कहीं मुगलशाही होगी, लेकिन पूरे भारत में इन्होंने अपना राज जो अपनी धाक जमाई हुई थी, इसलिए इनकी उपेक्षा नहीं कर सकते। इनको भोजन, इनका भी स्थान इसमें दिया जाए। लेकिन किसको दिया जाए? तो जो कम अत्याचारी था। उस पर उन्होंने जब अध्ययन किया तो ध्यान में आया कि केवल 4 वर्ष तक राज करने वाला ये बाबर वो 4 ही वर्ष राज किया, लेकिन हजारों मंदिर तोड़े उसने, बड़ा अत्याचारी था। 48 वर्ष तक राज करने वाला औरंगजेब, वो तो और भी ज्यादा अत्याचारी था। लेकिन अकबर 49 वर्ष राज किया, उनकी तुलना में कम अत्याचारी था और थोड़ा डेमोक्रेटिक भी था। अपने दरबार में उसने नवरत्न दरबार भी स्थापित किया था। उस नवरत्न में 4 हिंदू भी थे। तो इस प्रकार से सबको लेकर चलने की मानसिकता रखता था। मूल स्वभाव भले ही अत्याचारी का रहा हो, लेकिन दिखाने के लिए। और फिर दूसरी बात यह है कि संघ और राज्य, माने केंद्र और राज्य, इनके संपर्क मधुर हो, इसलिए उसने अपने तरह का एक तरीका अपनाया था कि राज्यों के जो भी राज्य शासक होंगे उनके परिवार में विवाह संबंध स्थापित किए जाए और राज्य के संबंध अच्छे किए जाए। तो विवाह संबंधों के माध्यम से वो राज्य का और केंद्र का संबंध जो है उसको सुदृढ़ बनाने के प्रयास करता था। तो इस प्रकार से अकबर का दरबार ये नंदलाल बोस ने इसमें दिया है। और मुख्य विषय संघ और राज्याधीन सेवाएं, इसका आपसी सामंजस्य ये कैसे होना चाहिए, तो जैसे अकबर ने करने का प्रयास किया था उस प्रकार का होना चाहिए। आगे भाग 15 में अब हम देखते हैं कि छत्रपति शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, और विषय है निर्वाचन। तो चुनाव से इनका क्या संपर्क है? तो वास्तविकता यह है कि चुनाव कैसे हो ये संविधान लिख सकता है, लेकिन नेता कैसा हो ये संविधान लिख नहीं सकता। नंदलाल बोस ने वो कमी पूरी कर दी है कि निर्वाचन करते हो तो ध्यान में रखना कि शिवाजी और माने गुरु गोविंद सिंह जैसे नेता होने चाहिए। इन दोनों में क्या गुण था? तो शिवाजी जैसा पराक्रमी हो, गुरु गोविंद सिंह जैसा त्यागी हो। पराक्रम और त्याग के सर्वश्रेष्ठ प्रतीक आधुनिक इतिहास के ये 2 है। इसलिए इन दोनों का चयन करते हुए उन्होंने दोनों के चित्र यहाँ किया है और निर्वाचन इसके साथ इसको जोड़ा है। ये भी बात जब मैंने इनको बताई अपने सुभाष कश्यप जी को, तो बड़े अभिभूत हो गए। बोले अच्छा, इसको इस तरह का भी अर्थ है, हमें तो पता ही नहीं था। तो मैंने कहा कि नंदलाल बोस मेरे से करवा रहे हैं तो मैं बोल रहा हूँ उनकी ओर से। तो आगे भाग 16 में चल रहे। भाग 16 में यहाँ फिर 2 चित्र हैं, एक झांसी की रानी और दूसरे टीपू सुल्तान।
तो ये भी देखकर मैं चकरा गया कि दो एकदम विपरीत चरित्र, एक प्रखर राष्ट्रभक्त और एक प्रखर अत्याचारी, इन दोनों को एक मंच पर क्यों लाकर रखा है। तो इनका दोनों का इतिहास पढ़ा तो ध्यान में आया कि दोनों में एक कॉमन बिंदु था, और वो ये था कि टीपू सुल्तान पहला सुल्तान है जिसने अंग्रेजों का राज्य यहाँ नहीं होना चाहिए, अंग्रेज केवल व्यापार करने के लिए नहीं आए हैं, राज्य करने की इनकी मंशा है, इसलिए इनका विरोध होना चाहिए, उनके साथ मैं लड़ूंगा। अब भले वो उसके मन में और कोई बात हो, लेकिन अंग्रेजों से लड़ने वाला पहला सुल्तान, और उसी में उसका बलिदान हुआ है, उसी में मरा है। तो अंग्रेजों के विरुद्ध में लड़ते हुए मरने वाला एक सुल्तान, और अंग्रेजों से युद्ध करते हुए मरने वाली एक सम्राज्ञी झांसी की रानी, इन दोनों को एक प्लेटफॉर्म पर लाकर नंदलाल बोस ने रखा है। दोनों का अपना अपना चरित्र अलग अलग है, लेकिन कॉमन बिंदु जो है, जो उन्होंने खोजा, वो यही है कि अंग्रेजों ने झांसी की रानी लक्ष्मीबाई को भी अपने पुत्र का उत्तराधिकार स्वीकार नहीं किया और कहा कि ये हमारे कानून में बैठता नहीं है, इसलिए हम आपके पुत्र को आपका उत्तराधिकारी नहीं मान सकते, तब तक पुत्र है। तो लेकिन उसका विरोध इन्होंने किया, संग्राम किया, लड़ाई की, उसमें उनकी मौत हो गई। और वही बात टीपू सुल्तान की है। हालांकि बहुत अत्याचार किए उसने, सैकड़ों मंदिर तोड़े, लाखों का धर्मांतरण मतांतरण किया, लेकिन उसके इतिहास में आता है कि 5 मंदिरों की उसने रक्षा भी की। 5 मंदिर उसके लिए शुभ थे, उसके पिताजी के परंपरा से वो चलते आए थे। तो मैसूर के निकट 5 दरबार, 5 मंदिर उसकी सुरक्षा करते थे। वहाँ का जो भी पंडित होगा उसकी रहने की, उसके पैसों की व्यवस्था, उसके मंदिर की सुरक्षा की व्यवस्था, इस प्रकार से 5 मंदिर इसने सुरक्षित रखे थे। बाकी सारे मंदिर तोड़ना ये उसने फरमान जारी कर रखा था। तो खैर जो भी हो, तो कुछ अच्छा खोजने का जो अपना हिंदू मानस है, उस मानस के अनुसार नंदलाल बोस ने बुरे में भी अच्छा क्या है, तो टीपू सुल्तान की इस अच्छाई को खोजते हुए यहाँ चित्रांकित किया है। तो अपने नेता कैसे हो और उसके द्वारा कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध क्या क्या हो। तो एक तो वर्ग हुआ महिला वर्ग और दूसरा हुआ अल्पसंख्यक वर्ग। इन दोनों का विचार करते हुए इन दोनों चित्रों को यहाँ लाया गया है। आगे चलिए। अब यहाँ महात्मा गांधी लाठी टेक कर चलते हुए उनका जो प्रचलित चिन्ह है वही इसमें दिया गया है भाग 17 में। विषय है राजभाषा। तो राजभाषा पर महात्मा गांधी को देने के पीछे क्या कारण है, तो ध्यान में आता है कि स्वयं महात्मा गांधी हिंदी भाषी नहीं है, गुजराती भाषी है, लेकिन उन्होंने हिंदी की बड़ी प्रखरता से वकालत की कि देश की राजभाषा हिंदी होनी चाहिए, और इसलिए राजभाषा का अधिक से अधिक प्रचार हो, अधिक से अधिक प्रसार हो। इसलिए हर राज्य में राष्ट्रभाषा का विस्तार करने के लिए भी उन्होंने कई योजनाएं दी, वो योजनाएं अभी भी चल रही है। तो राजभाषा के लिए सबसे प्रखरता के साथ बोलने वाले ऐसे महात्मा गांधी थे, और इसलिए एक गैर हिंदी भाषी हिंदी के लिए बोल रहा है तो ये ज़्यादा परिणामकारक है, ये सोचकर नंदलाल बोस ने चित्र यहाँ दिया है। और इसमें राजभाषा का क्या क्या सीमाएं हैं, शब्दों का चयन कैसे होना चाहिए, कुछ शब्द ऐसे होने चाहिए कि जो सभी भाषाओं में प्रचलित हो, इस प्रकार की सारी चीज़ें इसमें भाग 17 में है। भाग 18 में हम देखेंगे तो फिर से एक बार महात्मा गांधी का सहारा लिया गया है, और महात्मा गांधी दांडी यात्रा कर रहे हैं। विषय है आपात उपबंध। तो आपातकाल में नेता का आचरण कैसा हो, उसका ये प्रतीक चिन्ह है। नोआखाली में भारत के विभाजन से पहले सबसे भयंकर अत्याचार हो रहा था। उस समय महात्मा गांधी नेहरू के सामने हार चुके थे कि देश का विभाजन ये करवाएगा ही, मेरी बात मानता नहीं है, या उसके प्रति दुर्बलता थी उनकी, वो मनवा नहीं पाए, मनाना नहीं चाहते थे, जो भी कारण हो। तो लेकिन अपना नेतृत्व जो है उसको तो बनाए रखना है, इसलिए एक नेता का जो सबसे महत्वपूर्ण गुण है कि सबसे ज्यादा संकटपूर्ण स्थान जो होगा वहां जाकर मैं उसको फेस करूंगा, उसका मुकाबला करूंगा। ये जो मानसिकता है, ये मानसिकता यहाँ इन्होंने प्रकट की है। और आपात उपबंध, आपातकाल में नेता का आचरण कैसा हो, उसको दर्शाने के लिए नंदलाल बोस ने इस चित्र को अंकित किया है कि नोआखाली में ये गए, उन्होंने अनशन किया, अनशन करने के कारण वहाँ शांति स्थापित हुई,
उसके बाद फिर हिंदू मुसलमान सबने उनका स्वागत किया, तो स्वागत करते हुए का एक चित्र है। और इसी चित्र के सहारे आपात उपबंध, हालांकि इसका दुरुपयोग भी किया गया इंदिरा गांधी के द्वारा और आपातकाल लगाकर राष्ट्रभक्तों को ही परेशान किया गया, तो वो एक अलग विषय है। लेकिन आपात उपबंध में नेता का आचरण कैसा हो ये दर्शाने वाला ये चित्र नंदलाल बोस ने यहाँ अंकित किया है। उसके बाद 19, 20 और 21, नहीं 19 का बताता हूँ पहले। 19 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस ये सैल्यूट करते हुए दिखाई दिए हैं, और इसको और गहराई से देखेंगे तो ध्यान में आएगा, चारों तरफ एक वाक्य लिखा गया है, फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी, उनको इन्होंने आह्वान किया है। रंगून की रेडियो से उन्होंने जो भाषण दिया था कि मैं भारत पर आक्रमण करने जा रहा हूं, अंग्रेज कमजोर हो चुके हैं, भारत छोड़ना चाहते हैं, ऐसे समय मैंने अंडमान निकोबार जीत लिया है, अपना मणिपुर मैं जीत चुका हूं, अब पूरा आक्रमण करके भारत से अंग्रेजों को खदेड़ दूंगा। और इसलिए महात्मा गांधी जी उनको आह्वान करते हुए उन्होंने कहा कि आप मेरे लिए अनुकूल वातावरण बनाइए ताकि कम हिंसा हो और हम सफलता के साथ राज्य हासिल कर सके। लेकिन महात्मा गांधी के मन में, मस्तिष्क में यही बात थी कि युद्ध यानी तो हिंसा है, और भले अहिंसा की रक्षा के लिए बहुत अधिक हिंसा हुई वो बात अलग है, लेकिन युद्ध और हिंसा इन दोनों का इक्वेशन है, और इसलिए उन्होंने साफ कर दिया कि नहीं, मैं इसका समर्थन नहीं कर सकता। लेकिन देश के पहले प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो भी कहिए, वो महात्मा गांधी नेताजी सुभाष चंद्र बोस बन चुके थे। 11 देशों ने इनको स्वीकृति भी दे दी थी, करेंसी भी इन्होंने छाप ली थी, और इस प्रकार से देश स्वाधीन होने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी थी 1946 में। इधर संविधान सभा का गठन होकर और संविधान की रचना हो रही है, उसी बीच इधर नेताजी ने इतना काम कर लिया था, और उसके बाद ये आह्वान किया था, लेकिन महात्मा गांधी ने इसको स्वीकार नहीं किया, और उसके कारण फिर अंत में इनको गिरफ्तार कर लिया गया। संविधान के विपरीत काम ये हो रहा है, इसलिए इनको गिरफ्तार कर लिया जाए। गिरफ्तार हुए, बाद में उनकी जो कहानी है वो लंबी कहानी है। तो कुल मिलाकर फादर ऑफ द नेशन ये बात उन्होंने यहीं से कही थी, और फादर ऑफ द नेशन कहने के पीछे जो भाव था वो जैसे राष्ट्रपति, यानी वो किसी राष्ट्र का पति नहीं है, सेनापति उस सेना का पति नहीं है, श्रेष्ठ है, तो श्रेष्ठता का प्रतीक प्रतीक इस नाते पिता, पति, भाई ये कहा जाता है। बंगबंधु, मुजीबुर रहमान को बंगबंधु कहा गया, तो सबके बंधु माना उन्होंने, बंधुवत माना। जैसे वैदर्भीय रानी ने अपनी सेना को पुत्र कहा, तो ये संबोधन है केवल, कोई फिजिकल रिलेशन नहीं होता है। तो उसी प्रकार से राष्ट्रपिता कहने के पीछे भाव ये है कि राष्ट्र की जनता ने उनको पितृतुल्य माना है, तो इसलिए पितृतुल्य है हमारे लिए। तो पितृतुल्य होने के कारण राष्ट्रपिता इस रूप में, कई बार प्रश्न उठाते हैं कि अपना यह इतना पुराना राष्ट्र है, उसके पिता अभी कैसे हो सकते हैं? तो इस राष्ट्र के पिता नहीं है वो, इस राष्ट्र की जनता ने उनको पितृतुल्य माना है, इसी रूप में उनको लिया जाना चाहिए। तो इस पितृतुल्य महात्मा गांधी को इन्होंने आह्वान करते हुए बात यहाँ से कही थी, लेकिन वो माने नहीं। और इस विषय जो है इसका भाग 19 का विषय है आंतरिक सारी प्रशासनिक व्यवस्था। तो प्रशासनिक व्यवस्था की शुरुआत क्योंकि नेताजी कर चुके थे, इसलिए नेताजी का चित्र देकर ये उन्होंने संकेत दिया है कि ऑलरेडी ये काम वो शुरू कर चुके थे, उसी को हमें आगे बढ़ाना है। और नेताजी ने ये भी बात कही थी कि इस देश को लोकतंत्र में अगर लाना हो तो पहले कुछ वर्ष तक हमें एक हाथ में ही शासन रखकर इसको सही ढंग से व्यवस्थित करना होगा, तब फिर यहाँ लोकतंत्र सफल होगा। तो ये उनकी बात थी। एक और बात बता दूं कि जब संविधान की रचना हो रही थी, उसी समय महात्मा गांधी की हत्या हुई और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रतिबंधित किया गया, उनको बदनाम किया गया। जब एक व्यक्ति हत्या करता है और अपने आप को सरेंडर भी कर देता है, तो फिर किसी और को दोष देने का कोई कारण नहीं है। आप सब वकील है, सभी जानते हैं कि रंगे हाथों पकड़ा गया है या उसने रंगे हाथों पकड़वा दिया अपने आप को, लेकिन उसके बाद भी पूरे देश में हजारों लोगों को गिरफ्तार किया गया, संगठनों को प्रतिबंधित किया गया और प्रताड़ित किया गया। ये सारा जो चल रहा था, उसी से ध्यान में आता है कि ये राजनीतिक लाभ उठा रहे हैं।
और उस स्थिति में जब संघ पर प्रतिबंध लगा, तो फिर जब संघ ने प्रयास किया कि अब हमसे प्रतिबंध हटा लो, जब कानून कह चुका है कि जिसने हत्या की है उसको सजा दे दी जाए, वो सजा मान ली गई है, तो अब बाकी तो प्रतिबंध हट जाना चाहिए। उस समय ये बताया गया कि संघ अपना संविधान लिखित रूप में दे दे, तब हम संविधान के आधार पर इसका प्रतिबंध हटाएंगे। तो वास्तव में भारत का संविधान बनने से पहले ही संघ का संविधान इसी भारत की संविधान सभा ने संघ से लिया और फिर संघ से प्रतिबंध हटाया गया। तो इस प्रकार से संविधान सभा के साथ ये एक बात जुड़ती है कि संघ का संविधान भी इसी संविधान सभा के गठन से पहले इनके हाथों में जा चुका था। उसके बाद 19 के बाद 20, 21, 22 ये तीनों जो है, तीनों में किसी भी व्यक्ति या किसी प्रसंग का कोई चित्र नहीं है। 20 में है आकाश और पर्वत, 21 में है बंजर भूमि या मरुभूमि और उस पर चलने वाले ऊंट की सवारियां, और 22 में है समुद्र और उसमें चलने वाली नौका और जहाज। इन तीनों को देने के पीछे कारण क्या? तो भारत का जल थल नभ, इन तीनों की रक्षा करना, तीनों का सम्मान करना, ये हमारा कर्तव्य होता है। इसलिए इन तीनों को नंदलाल बोस ने यहाँ अंकित किया है कि आकाश हमारा है और इसलिए इसकी रक्षा करना, इसके प्रति अपना भाव वही होना चाहिए। यहाँ की जमीन हमारी है, जमीन की सबसे निम्न स्तर की जो जमीन होती है वो है बंजर भूमि या वो है मरुभूमि। तो मरुभूमि तक की सुरक्षा करना ये हमारा कर्तव्य बनता है, उसका उपयोग करना ये भी हमारा कर्तव्य बनता है, तो उसको उपयोग भी किया जाए। और अंत में पानी, समुद्र में पानी है, नदियों में पानी है, तो उन पानी का भी उसकी भी रक्षा और उसकी व्यवस्था, उसका उपयोग ये किया जाना चाहिए। ऐसा इन तीनों भागों में आया है। तीनों भागों का विषय जो है, 20 का विषय हम देखेंगे तो ध्यान में आएगा कि संविधान का संशोधन, बड़े साधारण से विषय है। संविधान का संशोधन करने की क्या क्या व्यवस्थाएं हो सकती है उसका सारा इसमें दिया गया है। और अंबेडकर जी का कहना था कि संशोधन बड़ी सहजता से किया जा सके, ऐसा प्रारूप बनाया गया है। विदेश के जितने भी संविधान है उसमें संशोधन करने के लिए बड़ा पेचीदा व्यवस्था है। उन्होंने उस पेचीदा व्यवस्था को हटाकर सरल व्यवस्था दे दी। तो बड़े गर्व के साथ कहते थे वो कि संविधान का संशोधन बड़ी सहजता से हो जाएगा। उसके बाद 21 में अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, जब कोई संक्रमण काल आया है, कोई विशेष व्यवस्था करने की आवश्यकता है, उस समय क्या क्या व्यवस्थाएं करनी पड़ सकती है, क्या क्या बातें सामने आ सकती है, उसका सारा वर्णन इसमें है। और वो एक प्रकार से पूरे देश को समेटे रखे, संतुलित रखे, इस दृष्टि से उपयोगी है। और अंत में भाग 22 पर यह है कुछ संक्षिप्त नाम, उसकी व्याख्या और हिंदी में अनुवाद करने की सुविधा, ये सारी इसमें दी गई है। तो इस प्रकार से सामान्य से 3 जो विषय है वो तीनों विषय इसमें देते हुए जल थल नभ और इनकी सुरक्षा करने के लिए हम जानते ही है कि जल थल नभ की सेना ये भी इसी रूप में गठित की गई है। तो इस प्रकार से जल थल नभ की सेना और ये सारी व्यवस्थाएं ये इस संविधान के माध्यम से आई है, चित्रों के माध्यम से। अब इन चित्रों को देखकर 24 जनवरी 1950 इस दिन संविधान सभा का विसर्जन किया गया। और विसर्जन से पहले ये कहा गया कि दोनों हाथों से लिखे हुए जो संविधान है उस पर सब लोग हस्ताक्षर करें। तो हस्ताक्षर करते समय सबने इसको देखा, पलट कर खुले रूप में रखा गया था। तब तो बाइंडिंग किया नहीं था, सब पन्ने खुले थे। सब देखा लोगों ने, देखने के बाद एक हस्ताक्षर करने लगे। 284 हस्ताक्षर हुए हैं, लेकिन अंग्रेजी वाले में 283 हस्ताक्षर है, हिंदी वाले में 281 हस्ताक्षर है। इसको जब गहराई से मैंने देखा तो एक व्यक्ति ने दोनों जगह 2-2 हस्ताक्षर कर दिए, गलती से किए होंगे, वृद्ध थे। तो किसी ने कहा होगा कि आपने एक जगह हस्ताक्षर किया कि 2 जगह किया। अरे भाई याद नहीं है, चलो दोबारा कर देते। तो उन्होंने जाके दोबारा हस्ताक्षर कर दिए दोनों जगह। तो इस प्रकार से कहीं दोबारा हस्ताक्षर भी एक व्यक्ति के हुए हैं। एक व्यक्ति ने केवल तारीख लिखी है, बाकी किसी ने तारीख लिखी नहीं है। और कोई हिंदी में, कोई अंग्रेजी में, इस प्रकार से ये
हस्ताक्षर किए गए हैं अपनी अपनी भाषा में। किसी ने बंगला में भी किया है, उर्दू में भी है, पंजाबी में भी है, ऐसी कई भाषाओं में हस्ताक्षर है। और 284 लोग कुल उस दिन उपस्थित थे। तो इन 284 लोगों ने इसको स्वीकृति दी है। इस प्रकार का ये जो संविधान है, इसको और थोड़ा आगे बढ़कर देखेंगे तो ये प्रतीक चिन्ह है संविधान सभा का, अखंड भारत और बीच में हाथी का चिन्ह। और इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और भीमराव अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और इन दोनों की कितनी उपेक्षा होती रही, ये हम जब हस्ताक्षर की तरफ देखेंगे तो ध्यान में आएगा। अगले पन्ने पर जाइए और आगे जाइए और आगे। हाँ, थोड़ा इसको लार्ज कर सकते हैं, जूम। हाँ, ये ऊपर वाला जो बाएं तरफ है, इसको हम गौर से देखेंगे तो ये संविधान के अंतिम पृष्ठ का चित्र है। ये जो बाईं तरफ है मेरे अंतिम पृष्ठ है। अंतिम पृष्ठ में 8वीं अनुसूची भाषाओं की सूची वो लिखी गई है, 14 भाषाएं इसमें लिखी है। और ये प्रमाणित करने के लिए कि संविधान को देखकर ही हस्ताक्षर किए गए हैं। ऐसा नहीं हुआ कि कागज दे दिया, इस पर हस्ताक्षर कर दो, हम उसमें लगा देंगे, ऐसा नहीं हुआ है। संविधान को देखकर ही सबने हस्ताक्षर किए हैं। ये प्रमाणित करने के लिए यहीं से हस्ताक्षर शुरू किए गए। नेहरू जी इस पूरे संविधान सभा के वन मैन शो वाले व्यक्ति थे। यानी भले ही 7 लोगों की प्रारूप समिति बनी थी, लेकिन वन मैन कमेटी थी जो इसको स्वीकार करेगी, और वो वन मैन कमेटी नेहरू की थी। नेहरू उसको स्वीकार करते थे और तब फिर वो आगे बढ़ता था। चलो ओके, तो नेहरू को लगने लगा कि अब तो मैं ही सर्वेसर्वा हूँ, और इसलिए उन्होंने जाके सबसे पहले हस्ताक्षर कर दिया। फिर किसी के ध्यान में आया कि सर तो गड़बड़ हो गई, प्रोटोकॉल के हिसाब से पहला हस्ताक्षर तो संविधान सभा के अध्यक्ष का होना चाहिए। तो फिर क्या किया जाए, तो 2-3 लोगों को मनाया गया कि आप जाकर उनसे कहिए, समझा दीजिए, तो वो कर देंगे, कुछ उपाय कर देंगे। तो उनके पास गए तो उन्होंने फिर बड़े उदार मन से ऊपर हस्ताक्षर कर दिया। वो ऊपर किया हुआ हस्ताक्षर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उन्होंने हस्ताक्षर किया है। तो नेहरू की जल्दबाजी और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की उदारता दोनों इसमें झलकती है। इसमें हिंदी वाले में थोड़ी जगह बची थी तो राजेंद्र बाबू ने हल्का सा हस्ताक्षर कर दिया वहाँ, ये अंग्रेजी वाला है। तो इस प्रकार से, और डॉक्टर अम्बेडकर का हस्ताक्षर जो है वो 25वें नंबर पर है इसमें अंग्रेजी वाले में, हिंदी वाले में 32वें नंबर पर है। तो उन्होंने कोई विशेष उसको महत्व दिया नहीं, भाई हस्ताक्षर ही तो करना है, कर देंगे। जब नेहरू ने पहला हस्ताक्षर कर ही दिया है तो हमारा दूसरा क्या और 10वां क्या, कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा सोचकर उन्होंने जब बारी आई उनकी तो जाके हस्ताक्षर कर दिया। तो इस प्रकार से 284 लोगों के हस्ताक्षर इसमें है, लेकिन गिनती में 281 एक जगह है, 283 दूसरी जगह है। तो ये कुल मिलाकर संविधान का पूरा प्रारूप, उसमें दिए हुए चित्र और उसके हस्ताक्षरों की कहानी मैंने आप लोगों के सामने रखी है। अब अगर किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो प्रश्न। जी मेरा एक प्रश्न ये है कि आपने कहा कि नेहरू जी जल्दीबाजी में पहला हस्ताक्षर कर दिए, तो जल्दीबाजी में किए थे कि या उनका तानाशाही रवैया था? अच्छा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न ये है कि दुनिया में सबसे पहले लोकतंत्र की शुरुआत जो है भारत में हुई थी, बिहार में लिच्छवी में हुई। तो उस लोकतंत्र के बारे में जो ये संविधान का जो चित्र है उसमें कोई व्याख्या नहीं है, कोई उसमें दिया गया नहीं। अच्छा, और तीसरा प्रश्न ये मेरा है कि राजनीति का जो भारतीय राजनीति है या दुनिया की जो राजनीति है उसमें चाणक्य की जो भूमिका है वो बहुत जबरदस्त है। चाणक्य की ही नीति पर जो है राजनीति चलती है, चाणक्य की ही नीति पर अर्थशास्त्र भी चलता है। उन्होंने अर्थशास्त्र की भी रचना की थी। तो चाणक्य का जो है ये चित्र में होना चाहिए था कि संविधान का जो चित्र है उसमें चाणक्य होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? अकबर का दरबार तो दिखा दिया गया, लेकिन लिच्छवी जो है की उपेक्षा हो गई है। मेरे ठीक है, 3 प्रश्न है, 3 वाक्यों में उत्तर देता हूँ। नेहरू क्या थे सब जानते हैं, इसलिए मैंने बड़े नरम शब्दों में कहा है कि उनको जल्दबाजी थी, क्योंकि सत्ता प्राप्ति की जल्दबाजी थी ही उनको। नंबर 2,
लोकतंत्र कहा आपने कि स्थापित हो चुका था और इसमें लोकतंत्र के बारे में कुछ नहीं है, तो पूरा लोकतंत्र ही तो है, वो तो खोजना पड़ता है इसमें से कि लोकतंत्र के जो 3 स्तंभ है उन तीनों स्तंभों की व्याख्या या तीनों स्तंभों के बारे में इसमें उसकी सुरक्षा के लिए क्या करना होगा वो संकेत इसमें आया है। और तीसरी बात क्या थी? तीसरा चाणक्य। तो ऐसा है कि मेरा विषय है जो पुस्तक में है उसके बारे में बताना, जो नहीं है ऐसे तो कई विषय हैं। बिहार का तो 4 है जी, स्वर्णगुप्त का स्वर्ण दिखा दिया और चंद्रगुप्त का दिखा दिया, अशोक का दिखा दिया, हाँ। इतना 4 दिखा दे, बिहार का कितना दिखा दे। इसलिए चाणक्य क्यों नहीं दिखाया ये तो नंदलाल बोस से पूछना पड़ेगा, इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता। मैं तो नंदलाल बोस ने क्या सोचकर ये बनाया होगा। और एक जगह और एक बता दूं, भोपाल में ऐसी ही एक सभा में जब मैंने अपना भाषण दिया तो अब श्रीहरि जी क्या कहेंगे मुझे पता नहीं है, लेकिन जो व्यक्ति श्रीहरि जी के स्थान पर बैठे थे उन्होंने सीधे आरोप लगा दिया कि मुझे नहीं लगता कि ये लक्ष्मीनारायण भाला जी ने लिखा है, मैं इनको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, वास्तव में इनसे नंदलाल बोस ने लिखवाया है। तो मैं मान गया, उनका ठीक है। और भी हम सबके मन में जो भी विषय होंगे तो चाय के दौरान हम सब चर्चा कर सकेंगे। मार्गदर्शक और संगठन मंत्री अधिवक्ता परिषद श्री हरि बोरीकर जी से मैं एक संक्षिप्त उनका परिचय आप सबके सामने रखना चाहूँगा। 1990 से आप अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में सक्रिय रहे और 1996 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के ही पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते आपने कार्य प्रारंभ किया। 6 वर्षों तक महाराष्ट्र में 2 प्रांत हैं, विदर्भ प्रांत के आप सह संगठन मंत्री रहे। 7 वर्षों तक बहुत ही कठिन परिस्थितियों में जम्मू कश्मीर में आपने विद्यार्थी परिषद के संगठन मंत्री के रूप में काम किया। तत्पश्चात 8 वर्षों तक जो अपना पूर्वोत्तर भारत है, आसाम और मणिपुर, नागालैंड उधर का क्षेत्र, उसके आप क्षेत्रीय यानी जोनल संगठन मंत्री रहे। और 2013 से लेके 2015 तक आप राष्ट्रीय महामंत्री रहे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में ही आपने विश्वविद्यालय का पूरे भारत का कार्य देखा है। वर्तमान में आप अगस्त 2021 से दिल्ली के कार्यकर्ताओं का तो परिचय पहले भी आया है, आप अधिवक्ता परिषद के क्षेत्रीय संगठन मंत्री के नाते कार्य देख रहे हैं और अखिल भारतीय अधिवक्ता परिषद की जो केंद्रीय कार्यकारिणी है आप उसके सदस्य हैं। और अब आगे हम सबको आपका मार्गदर्शन प्राप्त होगा, तो संबंधित विषय में मैं भाई साहब से निवेदन करूंगा कि वो विषय को आगे। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित हमारे मुख्य वक्ता माननीय लक्ष्मीनारायण भाला जी, हम सब लोग लक्कीदा करके बहुत अच्छे से पहले से उनसे परिचित है और समय समय पर उनका मार्गदर्शन भी सभी समय मिलता रहा है। हमारे मध्य में अधिवक्ता परिषद के महामंत्री आदरणीय डी भरत जी, दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर जितेश जी, एडवोकेट जितेश जी, महामंत्री श्री जीवेश जी और यहाँ सभी उपस्थित अधिवक्तागण भाइयों बहनों। कोर्ट में बहुत सारे लोगों से मिलना हुआ है, इसलिए मैक्सिमम चेहरे तो परिचित है मेरे। जिन कोर्ट में अभी जाना नहीं हुआ है वहाँ के कुछ लोग होंगे शायद, तो सब लोगों को यहाँ देखकर बहुत अच्छा लगा। बहुत ही अच्छा एक सारगर्भित विषय माननीय लक्ष्मी नारायण जी ने सब लोगों के सामने रखा है। मुझे आज तक लगता था, मतलब मेरी जानकारी के लिए, कि केवल रामायण महाभारत और शायद कुछ चित्र थे कि जो शायद हट गए थे, लेकिन बहुत सारे चित्र ऐसे कि जो शायद हम सब लोगों ने कभी देखे नहीं थे, तो वो भी चित्र इसमें है, ये आज ही मुझे भी पता चला। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, जिनके नाम से हम कहते कि संविधान उन्होंने बनाया, लगातार सब लोग ये बोलते रहते हैं, लेकिन उन्होंने भी मतलब उसके लिए कि मैंने ही बनाया, इसके क्रेडिट के लिए शायद उन्होंने कभी आपत्ति जताई, ऐसा एक भी शायद एविडेंस या एक वाक्य कहीं लिखा हुआ नहीं है कि उन्होंने इस सारे विषयों पर कि मेरा सिग्नेचर इतना देर से क्यों, मेरा पहले क्यों नहीं होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बड़े व्यक्तियों की एक
उदार मन जो होता है वो स्वाभाविक रूप से दिखता है, जबकि उस समय समाज की स्थिति हम देखेंगे और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के मन में जितनी उथल पुथल चल रही थी अपने धर्म को छोड़ने को लेकर, उस समय उन्होंने इस संविधान को बनाया जिसमें रामायण महाभारत को उन्होंने स्वीकार किया एक ढंग से, जबकि एक ढंग से वो विरोध कर रहे थे, मन में उनके बहुत विरोध चल रहा था उस समय। लेकिन ऐसी स्थिति में भी उन्होंने उस चीज को छोड़ा नहीं कि देश के लिए जो आवश्यक है वो होना चाहिए। मेरा शायद व्यक्तिगत मत कुछ और हो सकता है, लेकिन देश की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते ये बनाया गया। मुझे लगता है कि ये पूरे विषय में केवल एक ही वाक्य में जोड़ना चाहता हूँ कि नंदलाल बोस होंगे या फिर जो सारी समिति थी, उस समिति का शायद एकमात्र उद्देश्य रहा होगा कि संविधान 1947 के बाद के भारत का संविधान नहीं है। तो ये संविधान भारत के प्राचीन परंपरा, गौरवशाली पन्नों को और गौरवशाली इतिहास के वर्णन को जो वास्तविक में था उसको दर्शाने वाला यह संविधान है, और इसलिए इसका एक प्राचीन इतिहास दिखना ही चाहिए। 47 के बाद का संविधान नहीं है, तो भारत बहुत पहले से बना हुआ है। मुझे लगता है कि वही शायद दर्शाने का एक बहुत बड़ा प्रयास इन चित्रों के द्वारा हुआ है, और माननीय लक्ष्मी नारायण भाला जी ने हर चित्र के गहराई तक जाकर जो भगीरथ प्रयास जो शायद लक्ष्मी जी ने किया है, और आज भगीरथ प्रयास की इतनी बड़ी कहानी 5 पीढ़ियां है, शायद मैं भी पहली बार सुना था। मैं तो इतना जान के था कि भगीरथ ने तपस्या की और गंगा जी प्रकट हुई, इतने जानते थे। लेकिन 5 पीढ़ियों ने इतने प्रयास करने के बाद आज गंगा जी में हम सब अपने पाप धो रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा प्रयास उस समय हुआ था। अंत में मैं केवल इतना ही करूंगा कि आज हमारे सामने विषय एक सांकेतिक रूप में हम सब लोगों के सामने आया है। उन्होंने तो किताब लिखी है, लेकिन शायद मुझे लगता है कि इस प्रयास को शायद और हम सब लोगों को आगे बढ़ाना पड़ेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, इन सारे शब्दों के द्वार पर आज हम सब लोग खड़े हैं, और इन सारे मतलब भारत की युवा पीढ़ी इन सारे शब्दों को समझ रही है, और इन सारे विषयों में पेटेंट लॉ होंगे या फिर इंटरनेशनल लेवल पर ग्रीवेंस कोर्ट्स होंगे। इन सारे विषयों को लेकर जाते हुए हमारा संविधान किस ढंग से बना है, मुझे लगता है कि हम भी सब लोग शायद हमारे लीगल वर्ड्स को साथ में जोड़ते हुए, जैसे एक प्रश्न हमारे भाई साहब ने किया कि क्या सही में इन सारी भावनाओं को हम प्रस्तावित कर पाए क्या, तो मुझे लगता है कि ये केवल संविधान निर्माताओं की जिम्मेदारी नहीं थी, ये देश के हर एक व्यक्ति की जिम्मेदारी है कि इन शब्दों को यथार्थ रूप में भारत के जीवन में दिलाना है। तो हम सब लोगों को शायद इन शब्दों के आधार पर, इन चित्रों के आधार पर जीवन जीना पड़ेगा, और संविधान के इस चित्रों को आज वर्तमान युवा पीढ़ी को भी उस संदर्भ में हमको समझाने के लिए शायद थोड़ा सा रिसर्च लक्ष्मी नारायण जी ने बहुत बड़ा किया है, लेकिन हम सब लोगों को शायद नए युग के साथ, नए तकनीक के साथ हम सब लोग इसको आगे बढ़ेंगे, इतना एक विश्वास आप सब लोगों के बीच में रखता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, और दीपावली की अग्रिम आप लोगों को शुभकामनाएं। अब मैं आमंत्रित करूंगा हमारे दिल्ली प्रांत के अध्यक्ष श्रीमान जितेश जी को कि एक बार सभी माननीय अतिथियों का और वक्ताओं का धन्यवाद। कितना समय है? 2 मिनट पर्याप्त है, अभी चाय बन रही है। चाय क्या? इस आज के कार्यक्रम की रचना लगभग 1 माह पूर्व बनी कि 75वें वर्षगांठ पर संविधान के बारे में उसकी विवेचना के लिए हम क्या कर सकते हैं। इस नाते आज पूरी दिल्ली की जितनी भी अधिवक्ता परिषद की इकाई है, हमारी 11 इकाइयां हैं, उन सभी कार्यकर्ताओं को अनिवार्य किया गया कि उनकी उपस्थिति यहाँ पर अनिवार्य होनी है, क्योंकि अब 1 महीने तक हमारा ये कार्यक्रम चलेगा, 26 नवंबर तक, क्योंकि 26 नवंबर लॉ डे होता है, और इस नाते ये कार्यक्रम किया गया है। और इसमें यह भी तय किया गया कि कुछ अभ्यागत भी जो हमारे लिए कार्य कर सकते हैं वह भी आ सकते हैं। इस करके अनपेक्षित अपेक्षित दोनों मिलाकर के ये संख्या हमारे पास उपस्थित हुई है। अधिवक्ता परिषद बराबर कार्यक्रम करता रहता है, और उसी कार्यक्रम में के तहत आप सब आए हैं। एक छोटे सा उदाहरण आपको देता हूँ और अच्छा लगेगा, क्योंकि हमें आगे कार्य करना है। संत कबीरदास जी के पास एक पढ़ा लिखा व्यक्ति पहुंचा और उसने कहा कि मैंने बहुत एजुकेशन ले ली है, मेरे पिताजी आज भी कहते हैं सत्संग करो, तो जब मैं इतना पढ़ा लिखा हूँ तो मुझे सत्संग करने की क्या आवश्यकता है, आप मुझे जवाब दीजिए। तो कबीरदास जी ने कुछ बोला नहीं, एक हथौड़ी उठाई
और वहां पर एक खूंटा गड़ा हुआ था, खूंटा समझते हैं सब लोग, उसको जोर से मारा उस पे और उसको चुप रहे, बोले नहीं। फिर वो जो युवक था थोड़ी देर के बाद चला गया। अगले दिन उसने सोचा शायद आज उनका मौन व्रत रहा, आज चलो फिर से वो प्रश्न का उत्तर लेते हैं। तो वो फिर से प्रश्न का उत्तर लेने के लिए संत कबीरदास के पास चला गया। तो संत कबीरदास से फिर उन्होंने पूछा, फिर उन्होंने कोई जवाब न दे करके एक बड़ा सा हथौड़ा उठाया और फिर खूंटे को जोर से मारा। फिर भी वो युवक बड़ा हतप्रभ रहा है, क्या हो रहा है, मेरे किसी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। फिर वो वहां से चला गया। तीसरे दिन वो फिर आया, ये सोच करके आज तो पूछ करके ही जाऊंगा, और आ करके उसने फिर वही जिद करी और कहानी बताई कि मैंने तो पूरा अध्ययन कर रखा है, मुझे मेरे पिताजी सत्संग करने के लिए बात क्यों कहते हैं। फिर उसने कबीरदास जी ने हथौड़ा उठाया और जोर से खूंटा पे मार दिया। अब वो खूंटा लगभग आधा अंदर चला गया। तो उसने वो बैठा रहा। शाम को हो गई तो कबीरदास जी से पूछा, आपने मेरे प्रश्न का उत्तर क्यों नहीं दिया। बोला, पिछले 3 दिन से दे रहा हूं। अर्थात क्या है ये कि वो खूंटा इतनी मजबूती से हो कि उससे बना हुआ कोई जानवर इधर उधर न भाग पावे। तो हमारे अधिवक्ता परिषद के कार्यकर्ताओं को खूंटा और गाड़ने की आवश्यकता है कि हम भागे ना, अपने कर्तव्य से विमुख ना हो। हम इसीलिए ऐसी हमेशा घोषणाएं करते रहते हैं। और आज आदरणीय लक्ष्मी नारायण भाला जी ने जिस तरीके से हम लोगों को बताया कि ये चित्रों का प्रदर्शन क्या है, हम इससे, और हमारे जितने कार्यकर्ता आज यहाँ उपस्थित हैं अधिवक्ता परिषद के, मैं उन सबसे ये अनुरोध करूंगा कि वो इसके वाहक बने और ये कार्यक्रम पूरे महीने पर अपने अपने इकाई में चलाएं, ताकि पूरे समाज को पता लगे। अधिकांश अधिवक्ताओं को पता ही नहीं है, तो उन सबको पता चले और ताकि ये पता लगे वास्तव में इन चित्रों का क्या अर्थ था। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा श्री आदरणीय लक्ष्मी नारायण भाला जी का, आदरणीय श्री हरि बोरीकर जी का, हमारे बीच में महामंत्री, हम सबके बड़े क्या कहते हैं मोटिवेशन देने वाले डी भरत जी हैं, संतोष जी बैठे पीछे, मैं और सभी का धन्यवाद करता हूं कि इस कार्यक्रम में आए। इस सभा में विशेषकर पीयूष जी बैठे, उन्होंने चित्र की प्रदर्शनी करी ताकि सबको पता लग जाए, उनका भी धन्यवाद। जलपान वालों का धन्यवाद आप सबको करना है। शब्दों के साथ धन्यवाद।